हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। सॉरी लाल बहादुर श्रीवास्तव। एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री जी का ओरिजिनल नेम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। अब वो श्रीवास्तव से शास्त्री कैसे बने, क्यों इन्होंने अपने सरनेम को ड्रॉप कर दिया, इसका रीजन आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आज हमको कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट बायोग्राफी समझनी है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। किस तरीके से एक व्यक्ति जिसका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ना, जिसके कोई रिलेटिव, कोई परिचित व्यक्ति भी पॉलिटिक्स में नहीं है, किस तरीके से बिल्कुल बिगनिंग से पॉलिटिक्स में एंट्री करता है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंच जाता है। तो आज हमें देश के सेकंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी को समझना है। जब ये देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो होता है ना, विदेश नीतियां अपने पास रखते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, किस तरीके से इन्होंने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध को और स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, वो हमें यहाँ पे सीखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के जन्मदाता भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इनके दौरान ही, इनके पीरियड के समय ही हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था और ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्यों इन्हें मैन ऑफ पीस मतलब शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और वन मोर थिंग, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है और अगर आप आने वाले समय में यूपीएससी के एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपको एक टॉपिक मिलेगा एथिक्स। एथिक्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की एथिकल वैल्यू क्या थी और एक प्राइम मिनिस्टर में कौन कौन सी एथिकल वैल्यू होनी चाहिए, तो इस वीडियो के दौरान आपको इस प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा। तो 150 शब्दों में 150 वर्ड्स में एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके दिमाग में भी कई सारे क्वेश्चन जरूर से क्रिएट हो सकते हैं कि हाँ, हमको भी इन क्वेश्चन के आंसर मिलना जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अच्छे से सीरियसली नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा। नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, हमारे वेबसाइट पे पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। सो स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिन्हें हम द मैन ऑफ पीस या शांति पुरुष के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक कायस्थ फैमिली में, एक श्रीवास्तव फैमिली में हुआ था। मतलब इनका ओरिजिनल नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो आज के समय में बेसिकली उत्तर प्रदेश कहलाता है, लेकिन उस समय आजादी से पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। लेकिन आज हम मुगल सराय को मुगल सराय के नाम से नहीं जानते, रिसेंटली इसका नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के माता और पिता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था और पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। तो राम दुलारी देवी और शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी के बेटे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनका जन्म मुगल सराय में होता है। इनिशियल एजुकेशन बेसिकली एक कायस्थ परिवार से, श्रीवास्तव फैमिली से बिलोंग करते थे और वहां पर जो कल्चर था वो उर्दू लैंग्वेज को सीखने का था। तो इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई थी वो उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में ही ग्रहण की थी। तो इनकी इनिशियल एजुकेशन जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज मुगल सराय में हुई थी। 6वीं कक्षा तक, 6th क्लास तक इनकी इनिशियल एजुकेशन सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज में हुई थी। उसके बाद वो फर्दर स्टडी करने के लिए वाराणसी चले जाते हैं, मतलब बनारस चले जाते हैं, और वहां पर हरीश चंद्र हाई स्कूल में ये एडमिशन को ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद वहां पर वो पहुंचते हैं और वो जो देखते हैं कि सोसाइटी में आज भी जो कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने सरनेम को ड्रॉप कर देंगे। तो वो श्रीवास्तव जो सरनेम होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं और केवल उनका नाम हो जाता है लाल बहादुर। तो वो लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री कैसे हुए वो भी हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अपने सरनेम को ड्रॉप कर देते हैं और हो जाते हैं लाल बहादुर। लेकिन इसके पीछे की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जब वो हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और 10वीं कक्षा में होते हैं, मतलब अराउंड आप समझ सकते हैं कि एक 15-16 साल का व्यक्ति है, एक पर्सन है। और उस समय महात्मा गांधी जी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी होती है। और असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत होती है और महात्मा गांधी जी अपील करते हैं स्टूडेंट से कि वो जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो उन सब से वो ड्रॉप आउट कर जाए, वो उसको छोड़ दें। तो उस समय हरिश्चंद्र हाई स्कूल से वो कुछ समय के लिए जो है वो अपनी पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। इसके पीछे की कहानी को भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। 1925 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ में एडमिशन लिया। काशी विद्यापीठ उस समय से इनॉग्रेट किया गया था गांधी जी के द्वारा, और जो पहला बैच आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे लाल बहादुर शास्त्री जी काशी विद्यापीठ में। और काशी विद्यापीठ में उन्होंने फिलॉसफी की शिक्षा ली, एथिक्स में इन्होंने डिग्री हासिल की, और जब वहां पे डिग्री दी जाती तो उसको स्कॉलर बोला जाता है, और स्कॉलर का मतलब होता है शास्त्री। तो इस तरीके से उनके नाम के सामने आया, टाइटल जो आया वो आया शास्त्री। तो बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद
ये लाल बहादुर शास्त्री या स्कॉलर कहलाए। इतनी चीज़ें क्लियर है। 1928 में लाल बहादुर शास्त्री जी की शादी होती है, विवाह होता है ललिता देवी के साथ, और ललिता देवी के साथ इनकी शादी होती है। और उस समय ये समाज में, सोसाइटी में दहेज की जो सिस्टम है, आज हालांकि आज भी हमारी सोसाइटी में डाउरी सिस्टम है, दहेज सिस्टम है, लेकिन उस समय और भी ज़्यादा था। तो इन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जब उनके फादर इन लॉ ने काफ़ी इंसिस्ट किया तो उन्होंने 5 यार्ड ऑफ खादी, जो खादी होती है ना, तो केवल 5 यार्ड ऑफ खादी ही इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो इनकी शादी ललिता देवी के साथ होती है और इनके 4 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। तो ये तो इनकी फैमिली हो गई और इनकी अर्ली एजुकेशन हो गई। लेकिन हमको यहाँ पे जो मेन कंसंट्रेट करना है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का पॉलिटिकल करियर कैसा रहा। जैसा कि मैंने कहा कि हाई स्कूल में जब पढ़ाई करने के लिए गए थे तो वहाँ पर उनके एक टीचर थे, उनके टीचर का नाम था निष्कामेश्वरन मिश्रा, और वो अपने स्टूडेंट को देशभक्ति के बारे में बताते थे, किस तरीके से वो भी आगे चल के एक फ्रीडम फाइटर बन सकते हैं, देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो काफ़ी उनको वहाँ से प्रेरणा मिली और वो फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू हुआ। और 1921 में जब पब्लिक मीटिंग चल रही थी बनारस में, जिसको होस्ट कर रहे थे गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जी, और समय 10वीं कक्षा में थे, और उस मीटिंग में वो जाते हैं और वहाँ पर जब महात्मा गांधी जी कहते हैं यूथ को, स्टूडेंट को कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाए, तो वो स्कूल को छोड़ भी देते हैं। तो हरिश्चंद्र हाई स्कूल से उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया और ज्वाइन कर लिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के कहने पर। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो लोकल ब्रांच थी उसको ज्वाइन किया और एज अ वॉलेंटियर उसमें काम करने लगे। ठीक है। और उस समय एज अ वॉलेंटियर जब वो काम कर रहे थे असहयोग आंदोलन में, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया और जेल ले गए। चूंकि वो माइनर थे, 18 साल के तो हुए नहीं थे, तो इसलिए उनको जेल से छोड़ दिया गया। ठीक है। बाद में जेल से छूटने के कुछ समय बाद इन्होंने लोक सेवा मंडल को ज्वाइन किया एज अ लाइफ मेंबर ऑफ लोक सेवा मंडल। लोक सेवा मंडल मतलब द सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, और द सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, जिन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वहां से इन्होंने एक पॉलिटिकल करियर की, आप कह सकते हो कि शुरुआत की, और लोक सेवा मंडल को ज्वाइन किया। और ये जो मंडल था बेसिकली फ्रीडम में तो कंट्रीब्यूट करता ही था, और जो अनप्रिविलेज्ड क्लास थी या हरिजन थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये संगठन काम करता था। तो महात्मा गांधी जी के कहने पर ये मुजफ्फरपुर गए और हरिजन के अपलिफ्टमेंट का काम वहां पर इन्होंने किया। उसके बाद द सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के कुछ समय बाद इन्हें प्रेसिडेंट बनने का अवसर भी मिला। ही लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। तो याद रखेंगे, द सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के फाउंडर हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी हैं। ठीक है। इसके बाद अब इनकी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, लाल बहादुर शास्त्री बन चुके हैं, शास्त्री का टाइटल इनके नाम के सामने लग चुका है। अब आगे की कहानी को हम समझते हैं। गांधी जी के एडवाइस पर इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिव मेंबर की तरह ज्वाइन कर लिया 1928 में। तो फाइनली ये कांग्रेस में अब ज्वाइन हो गए हैं, और कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो कांग्रेस कमेटी थी उसके सेक्रेटरी के पद पर पहुंचे, मतलब सचिव के पद पर पहुंचे। तो 1929 में इनके कामों को देखते हुए, है ना, इनकी दलीलों को सुनते हुए, समझते हुए कि भाई ये तो बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत पोलाइट पर्सन है, तो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो कांग्रेस कमेटी थी उसके सेक्रेटरी के रूप में इन्हें चुना गया। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी थी उसका जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। मतलब जनरल सेक्रेटरी आप समझ सकते हैं एक सचिव की पोजीशन, है ना, क्योंकि एक सचिव ही होता है जो किसी पार्टी को रन करता है, एडवाइस देता है, उसके इशारों पे ही पार्टी काम करती है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पे 1935 में पहुंच गए थे। अब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आ चुका था हमारे देश में, जिसके बाद हमारे देश में इलेक्शन भी कंडक्ट कराए गए थे। तो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से उन्होंने इलेक्शन को भी लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के बाद ये पार्टी में आए 1937 में। ही सर्व एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 एंड 1946। अब यहाँ पे 1937 में ये यूनाइटेड प्रोविंस के इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुने गए। लेकिन आपको पता था कि कुछ समय बाद क्या हुआ था? कुछ समय बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बिना कांग्रेस की कंसल्ट के ब्रिटिश इंडिया अनाउंस कर देती है, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नर्स होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं कि इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ है। और उस समय क्या होता है, जो बड़े बड़े सारे लीडर होते हैं वो इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं, और आपकी जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है एक तरीके से। और आपको पता है, ये बात भी पता होगी कि कुछ समय के लिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय होता है तो इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा होता है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी लाल बहादुर शास्त्री जी कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस कंट्रीब्यूशन के कारण उनको वापस से जेल में पकड़ के बंद कर दिया जाता है। तो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह के कारण
है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह को सपोर्ट करने के बाद कारण इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जब जेल से निकलते हैं 1942 के आसपास, तब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत भारत में हो जाती है। हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और भारत छोड़ो आंदोलन में जो इलाहाबाद का रीजन होता है, इलाहाबाद के मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है। तो वहां से वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है। अब देश की आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद क्या इनका पॉलिटिकल करियर रहा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं कि कौन कौन से पोर्टफोलियो थे, कब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के गृह मंत्री बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय कौन कौन से पोर्टफोलियो होते हैं, जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंदिरा गांधी जी को कौन सा पोर्टफोलियो देते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आने वाला जो बचा हुआ पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। द पॉलिटिकल जर्नी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। तो अब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये बात तो आपको पता है। 1947 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो गोविंद बल्लभ पंत जी होते हैं। और गोविंद बल्लभ पंत जी के समय उत्तर प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस का जो पोर्टफोलियो होता है वो किसे दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियो भी लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत जी के पोर्टफोलियो के समय, है ना, उनकी मंत्रालय के समय जब वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। ओके, तो अभी क्या क्या करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट इनके पास है। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस इनके पास है तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं वाटर जेट्स के बारे में। जब लोग यहाँ पे आपने देखा होगा प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठी चार्ज होता है और कई सारी की चीज़ें भीड़ को हटाने के लिए की जाती हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि आपको अगर लोगों को हटाना है, क्राउड को कंट्रोल करना है, तो आप वाटर जेट का इस्तेमाल कीजिए। तो ये सजेशन जो आज भी हम यूज़ करते हैं वाटर जेट्स का यूज़ करने के लिए, वो किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को संभालते हैं तो वो पहली बार अपॉइंट करते हैं वीमेन कंडक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ही अपॉइंटेड वीमेन कंडक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इसके बाद हमारे देश में जनरल इलेक्शन होते हैं 1951-52 में। ये बात आपको सभी को पता है, जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं 1951-52 में, ठीक है। 1951 ही वॉज मेड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विद जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। और इलेक्शन भी लड़ते हैं 1952 में। और इलेक्शन की इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं वो कौन सी होती है, तो फूलपुर वेस्ट की सीट होती है जहां से ये चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं और उनको जो पोर्टफोलियो दिया जाता है उत्तर प्रदेश का होम मिनिस्ट्री के रूप में दिया जाता है। लेकिन तभी ऑर्डर आ जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कि हम चाहते हैं कि आप हमारी कैबिनेट में शामिल हो, हम चाहते हैं कि आप स्टेट की पॉलिटिक्स से बाहर निकल के आप सेंट्रल की पॉलिटिक्स में आए। तो जवाहरलाल नेहरू जी उनको स्टेट से बाहर निकाल के अपने कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि नेहरू जी के बुलाने पर वो कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं और उनको जो पोर्टफोलियो मिलता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। तो हमारे आज़ाद भारत या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के आप देखेंगे हमारी कैबिनेट के जो रेल मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं। अब उनके समय में 1956 में होता क्या है, एक एक्सीडेंट हो जाता है तमिलनाडु में, एक रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है तमिलनाडु में जिसमें 144 लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पे उनको पूरा कैबिनेट, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जी भी समझाते हैं कि इतना बड़ा देश है और जो एक्सीडेंट हुआ है वो टेक्निकल एरर के कारण हुआ है और इसमें आपकी कोई मतलब गलती नहीं है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि यार रेलवे मंत्रालय संभालता हूँ, पूरा रेलवे का पोर्टफोलियो मेरे पास है और ये किसी टेक्निकल टीम की गलती नहीं, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये मेरी गलती है और पूरा अपने ऊपर ले लेते हैं कि जो तमिलनाडु में रेलवे एक्सीडेंट हुआ है ना वो मेरे कारण हुआ है, ऐसा वो मान लेते हैं। हालांकि सब लोग उनको बोलते हैं कि नहीं, उसमें वो टेक्निकल एरर था जिसके कारण रेलवे एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद वो रेलवे के मंत्रालय के जो पद होता है ना, मिनिस्ट्री होती है, उससे रिजाइन कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को रिजाइन कर देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी 1956 में। आज के समय में देखिए कोई भी बड़ा पोर्टफोलियो होता है, कोई भी बड़ा मंत्री होता है, अगर उसके डिपार्टमेंट में कोई भी क्राइम होता है या करप्शन होता है तो कोई भी मंत्री सामने से आके नहीं बोलता कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, इस एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, नहीं, बाकायदा सारा काम चलता रहता है। लेकिन आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से ये चीज़ देखने को मिलेगी, वो जिस पोर्टफोलियो को संभाल रहे थे तो अगर उसमें कुछ भी चीज़ होती है तो वो पूरा का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं कि मैं जब तारीफ पाने के हकदार हूँ तो जो भी गलतियां होती हैं उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज होने का हक भी है। तो इसलिए 1956 में वो रिजाइन कर देते हैं। लेकिन
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जानते हैं कि एक बहुत अच्छे मंत्री, एक बहुत ही ऑनेस्ट मिनिस्टर, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनके पास वापस से जाते हैं और उनको दूसरा पोर्टफोलियो उनको देते हैं 1959 में। तो 1959 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टफोलियो मिलता है और 1961 में इन्हें हमारे देश का गृह मंत्री बना दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि अमित शाह जी की आज के समय में क्या पावर है। तो क्योंकि हमारे देश का जो होम अफेयर्स संभालते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को संभालते हैं, उनकी पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1961 में दे दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद आ जाता है कामरान प्लान। तो कामराज प्लान जो आता है, कामराज जी आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और एक कामराज प्लान लेकर आते हैं। और कामराज प्लान में वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े मतलब जिन नेताओं की एज ज़्यादा हो गई है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको पार्टी को रीबिल्ड करने का काम, रीयूनियन करने का काम करना चाहिए, और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन पे अगर वो हैं तो उससे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे यूनियन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। उनमें से एक लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, बीजू पटनायक और कई सारे बड़े बड़े लीडर थे। तो कामराज प्लान आ जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी अपने पोर्टफोलियो से अगेन इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। अभी जो कामराज जी हैं, के कामराज इनका पूरा नाम है बेसिकली, इन्हें किंग मेकर के नाम से भी कई बार संबोधित किया जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे कहीं ना कहीं हाथ जो था वो के कामराज जी का था। तो के कामराज जी को किंग मेकर के संज्ञा भी दी जाती है। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1964 टू 66। ज़्यादा समय तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम नहीं किया है, लगभग 1.5 साल आप बोल सकते हैं, 1.5 ईयर के आसपास, 18-19 महीने लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के सेकंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे। हुआ ये कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, निधन हो जाता है, और उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का सेकेंड नंबर का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और उनको ओथ दिलाने का काम उस समय के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा किया जाता है। अब उस समय जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जो एटॉमिक डिपार्टमेंट होता है, एटॉमिक एनर्जी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दोनों पोर्टफोलियो वो अपने पास रखते हैं। हालांकि बाद में जो विदेश मंत्रालय होता है वो स्वर्ण सिंह जी को दे दिया जाता है, लेकिन कुछ समय तक एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री भी लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे इनकी फॉरेन पॉलिसी भी डिस्कस करनी है। ठीक है। इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय इंदिरा गांधी जी उनके कैबिनेट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय को संभालने का काम करती हैं। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जैसे कि एक और यहाँ पर नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जो सचिव होते हैं। आपने देखा होगा ना, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कई सारे सचिव होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, इकोनॉमिक सेक्रेटरी, और पूरा का पूरा एक पीएमओ रन किया जाता है ना। आप लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में, पीएमओ के बारे में सुनते होंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही पहली बार अपना एक सेक्रेटरी चुना था, जो कि सीनियर आईसीएस ऑफिसर होते हैं और जो उनको एडवाइस देने का काम करते हैं, और उसके बाद से ये पीएमओ की शुरुआत बेसिकली होती है। तो ये क्रेडिट भी लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया जाता है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी क्या करते हैं, 1964 में इन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन मतलब सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति की शुरुआत की। श्वेत क्रांति की शुरुआत की और मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन, आप लोगों ने फ्लड के बारे में ज़रूर सुना होगा, और इन्होंने सपोर्ट किया अमूल मिल्क कोऑपरेटिव ऑफ आनंद, जिसको अमूल कहते हैं, गुजरात। ठीक है। तो इन्होंने, वो खुद वहाँ पर गए, आनंद में गए, इन्होंने फैक्ट्री के काम को देखा, समझा, और उन्होंने कहा कि जितना ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्शन का काम करते हैं, उन सब के लिए कानून व्यवस्था, एक पूरा डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। तो 1965 में इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद में सेटअप किया था। तो याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब हुआ क्या था, उस समय हमारे देश में फूड क्राइसिस भी थी। आज हमारा देश जो है वो फूड के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी आगे है। हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, लेकिन 1964-65 में हमारे देश की कंडीशन ऐसे नहीं थी। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही थी और फूड के क्राइसिस थे। हमारा जो मैक्सिमम फूड हम इंपोर्ट करते थे वो यूएसए से करते थे। कहाँ से करते थे हम? यूएसए से
बहुत अधिक मात्रा में गेहूं को हम इंपोर्ट करने का काम करते थे, ठीक है। लेकिन उस समय आपने देखा, उस समय अगर आप सिचुएशन को समझेंगे कि 1965 का समय है और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी उस समय चल रहा है, और यूएसए बोल देता है उस समय कि अगर यहाँ पर आप इस वॉर में कंट्रीब्यूट करते हैं, शामिल होते हैं, है ना, या फिर एक तरीके से धमकी देने की कोशिश यूएसए कर रहा है कि हम आपको ये जो स्कीम के अंतर्गत ग्रेन को सप्लाई करते हैं हम वो बंद कर देंगे, है ना। तो इस बात का बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इस बात का उनको गहरा धक्का लगा कि ऐसे थोड़ी ना हम किसी देश पर डिपेंड हो सकते हैं, हमें तो खुद को इतना स्टेबल करना है कि हम दूसरे देशों को ग्रेन एक्सपोर्ट कर सके, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने लोगों से कहा, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि आपको आसपास कोई भी गार्डन दिख रहा है तो आपको फूल पत्तियां लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी जमीन आपको दिखती है वहां पे आपको वीट लगाना है, आपको राइस लगाना है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी ने कर दी। लोगों को वो नई नई जो बीजों की वैरायटी होती है, सीड्स की वैरायटी होती है, वो देने लगे, है ना, जिसके कारण फार्मिंग और ईल्ड को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन एपीसीआई को सेटअप करने का काम 1965 में किया गया, जिसके अंतर्गत एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भी बाद में किया गया। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन इसी कमीशन के अंतर्गत बाद में सेटअप करने का काम किया गया। बेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना भी लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा की गई, जिससे हम अधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर सकें। यहाँ तक कि इन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देश को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप लोग दिन में एक ही बार खाना खा के रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो एक समय ही आप खाना खाइए, जो शाम का खाना होता है आप उसको अवॉइड कीजिए। इससे क्या होगा, हमको यूएसए का जो हम मील लेकर आते हैं, यूएसए से जो हम ग्रेन को इंपोर्ट करते हैं वो हमें नहीं करना पड़ेगा। और लोगों ने उनकी बात सुनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जाके रेडियो पर प्रचार कर दिया भाइयों और बहनों करके, नहीं, उन्होंने पहले बेसिक लेवल पे खुद से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की। जब उनको इस फूड क्राइसिस का पता चला और यूएसए ने जब उनको धमकी दी कि हम आपको ग्रेन सप्लाई नहीं करेंगे, तो वो अपने घर जाते हैं और अपनी घर में वाइफ से कहते हैं, क्या आज आप शाम का खाना नहीं बनाएंगी तो चलेगा? तो उनकी वाइफ शाम का खाना नहीं बनाती है और वो देखते क्या उनके बच्चे, उनके घर वाले शाम को बिना खाए रह सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ, उनके घर वाले और वो उनकी वाइफ शाम को बिना खाना खाए रह सकते हैं। तो फिर वो इस तरीके की प्रक्रिया करने के बाद अगले दिन रेडियो पे जाते हैं और देशवासियों को अपील करते हैं, क्या आप एक ही टाइम खाना खा के रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो शाम का खाना आप अवॉइड कीजिए, जिससे हमको यूएसए से ग्रेन नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरीके का व्यक्ति होता है लीडर। तो 1965 में उन्होंने ये सारे काम किए। तो ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन की जो शुरुआत होती है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय ही होती है। अब बात करेंगे हम फॉरेन रिलेशन के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने तीन हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे फॉरेन रिलेशन को सेटअप किया था। एक है श्रीलंका, दूसरा है म्यांमार जिसको हम वर्मा बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा है आपका पाकिस्तान। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में 1964 की ये घटना है। बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं जो कि श्रीलंका में रहते हैं और उनको बोला जाता है कि आप वापस इंडिया जाइए, लेकिन वो कई सारे जनरेशन से ऑलरेडी श्रीलंका में रह रहे होते हैं। उनकी पूरा घर परिवार श्रीलंका में होता है, क्योंकि चाय के बागानों में काम करने के लिए ब्रिटिशर्स उनको श्रीलंका ले गए थे एज अ लेबर, और वो वहीं जाके सेटल हो गए। तो यहाँ पे श्रीलंका कहता है उस समय कि आप वापस भारत जाइए। तो उस समय वहाँ पर एक पैक्ट साइन होता है जिसको हम बंडार नाइके शास्त्री पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसमें श्रीलंका के जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, श्रीलंका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, उनको सेटल करने की व्यवस्था यहाँ पे की गई। तो पहला तो इनका ये था जो उन्होंने काम किया। दूसरा आता है वर्मा, मतलब म्यांमार। अब म्यांमार में 1962 में क्या होता है, मिलिट्री कूप होता है, मतलब तख्ता पलट होता है। और तख्ता पलट होने के बाद जो म्यांमार में इंडियंस होते हैं उनको भी वापस बोला जाता है कि भाई निकल लो, अब भारत चले जाओ। तो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन होना भी शुरू हो जाता है ना। कई सारे इंडियन फैमिलीज जो हैं वो भारत में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रंगून विजिट करते हैं 1965 में, वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ वो बात करते हैं और दोनों देशों के रिश्तों को अच्छा करते हैं। आज जो रिश्ते आप देखते हैं, पहले ऐसे रिश्ते पड़ोसियों के साथ नहीं थे। तो कोई किसी ना किसी फॉरेन मिनिस्टर ने ज़रूर यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया होगा पड़ोसियों के साथ हमारे रिलेशन को अच्छा करने के लिए। फिर दोनों देशों के बीच में इस तरीके से शास्त्री जी पैक्ट साइन करते हैं।
तीसरा होता है इंडो पाक वॉर, जिसको हम सेकेंड कश्मीर वॉर भी कहते हैं 1965 में, ठीक है। हालांकि इस बैटल को हम जीत जाते हैं, 1965 की जो बैटल होती है उसको हम जीत जाते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और महात्मा गांधी जी के जितने भी प्रिंसिपल थे उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। लेकिन जब 1965 में देश के ऊपर बात आती है तो बिल्कुल लड़ाई करने के लिए भी तैयार होते हैं, बहुत ही ब्रेवरी के साथ बैटल को एग्जीक्यूट करने का काम भी करते हैं, ठीक है। और इसी बैटल के समय वो देश को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, और जय जवान जय किसान का स्लोगन देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी चल रहा है, तो किसानों की भूमिका भी आप समझ सकते हैं, इसलिए जय किसान, ठीक है, जय किसान। और आप देखेंगे वॉर का समय है तो हमारे लिए हमारे जो जवान होते हैं, जो आर्मी ट्रूप्स होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो जय जवान, इसलिए 1965 में स्लोगन दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जय जवान जय किसान। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट आती है, जब वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो विज्ञान को भी अहम हिस्सा बताते हैं हमारे देश का, इसलिए जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को इंट्रोड्यूस करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे, देश को संबोधित करते समय 1965 की वॉर के समय लाल बहादुर शास्त्री जी स्लोगन देते हैं जय जवान का जय किसान का, ठीक है। अब यहाँ पर जब इंडो पाकिस्तान का वॉर चल रहा होता है और हमारी जो सेना है वो लाहौर तक पहुंच जाती है, लाहौर तक चली जाती है और हम बैटल को जीत जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी आता है, वो बीच में आता है, और रशिया और यूएसए के कहने पर यहाँ पर एक रेजोल्यूशन साइन होता है, एक पैक्ट साइन होता है। और ये पैक्ट कहाँ पर साइन होता है? ताशकंद में, क्योंकि उस समय ताशकंद यूएसएसआर का हिस्सा था, मतलब रशिया का हिस्सा उस समय ताशकंद था, उसको हम ताशकंद एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर को सीज फायर में कन्वर्ट करने के लिए, इसे रोकने के लिए दो देश सामने आते हैं, यूएसएसआर और यूएसए, और दोनों देश मिलके जो दोनों मतलब भारत और पाकिस्तान के लीडर्स होते हैं उनके साथ बात करते हैं, और दोनों को एग्री करते हैं कि आप ताशकंद में आइए, और दोनों देशों के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट पे साइन किया जाता है 1965 में। तो आप देख सकते हैं आज के समय में उज्बेकिस्तान में आपको ताशकंद देखने को मिलेगा, उस समय ये यूएसएसआर का हिस्सा था। और ये ताशकंद एग्रीमेंट करने के लिए याकूब खान जी को आप देख सकते हैं, और ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट पे साइन होता है, ताशकंद डिक्लेरेशन पे साइन होता है 10 जनवरी 1966। ये डेट कई दफा एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट में साइन होते हैं, और इसके नेक्स्ट डे मतलब 11 जनवरी कुछ घंटों के बाद ही, ताशकंद एग्रीमेंट पे साइन करने के कुछ समय बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। सो द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर होती है? ताशकंद में होती है 11 जन 1966 में, ठीक है। और इनकी डेथ को जो ऑफिशियल रीज़न बताते हैं वो बताते हैं हार्ट अटैक के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। लेकिन जब इतना बड़ा पॉलिटिकल आदमी, एक किसी देश का प्रधानमंत्री हो, जो किसी देश में गया हो, तो सुनने में कितना अटपटा लगता है कि हमारे देश में किसी दूसरे देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया हो विजिट पे किसी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, और कुछ घंटों बाद एग्रीमेंट साइन करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ का रीज़न बताया जाता है हार्ट अटैक, और जब उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया होता है तो उस समय इतना बड़ा व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर नहीं है उनको अटेंड करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इस तरीके से इन हालातों में उनकी डेथ हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद से भारत लाया जाता है, ठीक है। और उनकी जो डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस मानी जाती है, क्योंकि सब लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। अभी तक ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो डिक्लासिफाई नहीं किया गया है। यहाँ पर एक रीज़न बताया जाता है जो केजीबी है। केजीबी बेसिकली रशिया की एक खुफिया एजेंसी है, और बोला जाता है कि केजीबी समझ चुका था कि अगर भारत को दबा के रखना है, अगर यूएसएसआर का वर्चस्व भारत के ऊपर बना के रखना है, तो ये जो लीडर है लाल बहादुर शास्त्री जी, वो केजीबी की बातों को नहीं सुनेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि केजीबी के लोगों ने उनके खाने में पॉइजन मिला दिया था, जहर मिला दिया था, और जहर के खाने के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। एक रीज़न ये भी बताया जाता है। दूसरा रीज़न ये भी बताया जाता है कि कई सारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उस समय कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जो कि अपने पर्सनल बेनिफिट के कारण, अपने पर्सनल गेन के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कराना चाहते थे। तो एक रीज़न वो भी बताया जाता है। ये सब रीजंस हैं, ये सारे ओपिनियंस हैं, लोगों की बातें हैं। अभी तक ओरिजिनल रीज़न क्या है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ का, वो अभी किसी के सामने अभी तक नहीं आया है, ठीक है। इतनी चीज़ें।
क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की जब डेथ हुई थी और जब उन्हें भारत लेकर आया गया था तब उनकी वाइफ जो थी, पहले हम अगली स्लाइड को देखते हैं, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ जिनका नाम है ललिता देवी। और उन्होंने कहा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर आया गया था तो उनकी बॉडी नीली कलर की थी, उनकी जो लाल, वो हमेशा एक टोपी पहना करते थे और वो टोपी काफी पूरी लाल थी, खून लगा हुआ था और आज भी ये टोपी म्यूजियम में रखी गई है, संरक्षित करके रखी हुई है। और इन्होंने डिमांड की थी कि पोस्टमार्टम कराया जाए और क्या सच्चाई है डेथ की वो सामने लाई जाए, और इसको एक बुक के फॉर्म में भी लिखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं मदन लाल वर्मा जी की एक बुक है जिसका नाम है ललिता के आंसू। तो ललिता के आंसू में इस सारी कहानी को और भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इस बुक को 1978 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कई बार ये इनके बेटे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं अनिल शास्त्री, और इनकी पूरी फैमिली ने काफ़ी डिमांड की कि पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पोस्टमार्टम लाल बहादुर शास्त्री जी की बॉडी का नहीं कराया गया। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यूएसएसआर के जो मतलब पॉलिटिकल लीडर थे उस समय उन्होंने कहा था कि हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम करा देते हैं, लेकिन भारत ने उन्हें इस बात की सहमति नहीं दी थी। भारत के उस समय के जो लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं है, आप तो बॉडी को ऐसे ही भेज दीजिए। तो ये बातें भी लिखी गई हैं, लोगों ने अलग अलग बुक, अलग अलग आर्टिकल में लिखी गई हैं। सच क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो एक तास्कंद फाइल करके एक मूवी भी आई थी, डॉक्यूमेंट्री थी, आप उस डॉक्यूमेंट्री को अगर देखेंगे तो आपको कई सारी नई चीज़ों को जानने को मिलेगा। अब लाल बहादुर शास्त्री जी को आफ्टर डेथ हमारे भारत के सबसे बड़े सम्मान, भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था 1966 में। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न दिया गया था और ये हमारे देश के पहले ऐसे पर्सन थे जिन्हें पोस्टमनस मतलब मृत्यु उपरांत, देहांत के बाद भारत रत्न सम्मान दिया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगली बात, उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर थे उनकी डेथ हो जाती 1966 में, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा कमेटी नहीं बनती या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। लेकिन जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट, जनता पार्टी की गवर्नमेंट 1977 में आती है तो उस समय एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है राजनारायण कमेटी। इसका फॉर्मेशन 1977 में किया जाता है और इस कमेटी का एक ही काम होता है कि शास्त्री जी की डेथ के पीछे की वजह क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट करो। हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का निधन 1966 में हुआ हो और 1977 में आप कमेटी बना रहे हैं लगभग 10 साल बाद, तो इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सारे जो एविडेंस होते हैं वो ऑलरेडी हाइड हो जाते हैं, है ना, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट पर्सन को बुलाया गया। एक थे डॉक्टर RN चुंग, जो कि फिजिशियन थे लाल बहादुर शास्त्री जी के, जो कि डॉक्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी के, उनको बुलाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के जो पर्सनल सर्वेंट होते हैं रामनाथ, उनको बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी मतलब उनकी जो बातें हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन जब वो आ रहे होते हैं अपनी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने स्टेटमेंट को देने के लिए, तो रास्ते में ही उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये जो एविडेंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्रूशियल विटनेस थे, वो पहुंच ही नहीं पाते और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता, रास्ते में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है या करवा दिया जाता है, तो इनका निधन हो जाता है। तो कमेटी की रिपोर्ट तैयार, उसके बाद भी कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती है, कमेटी की रिपोर्ट तैयार होती है, लेकिन आज तक इस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के द्वारा जब भी कोई कमेटी बनाई जाती है, गवर्नमेंट कोई कमेटी बनाता है और उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा जाता है ना, या पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा जाता है, लेकिन आज भी ये रिपोर्ट पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी नहीं है और ना ही इसे पब्लिक डोमेन में कभी लाया गया। इसके लिए कई सारी पिटिशंस को भी फाइल किया गया समय समय पे। जो हमारा CIS है, मतलब हमारे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उनके द्वारा भी कई बार इस बात को अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि गवर्नमेंट को ये जो राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट है उसको पब्लिक करना चाहिए, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। ठीक है, तो समय समय पे बातें उठती रहती है, रिपोर्ट को पब्लिक करने की डिमांड उठती रहती है, लेकिन अभी तक ये डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट हमेशा यही ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है कि हार्ट अटैक के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो आप इस तरीके से कई सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये 2018 का 2016 के आर्टिकल हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, CIS ने भी कहा कि जो राजनारायण कमेटी है उनकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, लेकिन ये सारी बातें नहीं अभी तक हुई हैं। तो समय समय पर ये सारी बातें होती रहती हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं एथिकल वैल्यू ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी।
तो आज हमारे देश में जो हमारे सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? लवासना में होती है। और लवासना का फुल फॉर्म क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी। ठीक है ना। तो लवासना में ट्रेनिंग दी जाती है और बेसिकली उद्देश्य यही होता है, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रिंसिपल थे कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे, अगर आप देखेंगे तो उनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उनका जीवन हमेशा साफ था, कभी कोई करप्शन के चार्जेस या कोई ऐसा एलिगेशन उनकी लाइफ पर, उनके पोर्टफोलियो पे, उनके प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे कभी भी नहीं लगाया गया। और एथिकल वैल्यू के बारे में आप देखेंगे तो बचपन से ही उनके में ये एथिकल वैल्यू थी। अगर हम बात करते डिस्क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, इसलिए श्रीवास्तव सरनेम जो था उसका उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया था। अगर आप बात करते जब उनकी शादी हुई थी तो दहेज सिस्टम का इन्होंने अपोज किया था। अकाउंटेबिलिटी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? कोई ब्रिज कभी गिर जाता है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? रोड एक्सीडेंट होते हैं या रेलवे एक्सीडेंट होते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? तो ये होना चाहिए। तो जब तमिलनाडु का एक्सीडेंट होता है, तमिलनाडु में रेलवे एक्सीडेंट होते हैं 1956 में, उसकी अकाउंटेबिलिटी लाल बहादुर शास्त्री अपने ऊपर लेते हैं और रिजाइन कर देते हैं रेलवे मिनिस्ट्री से। ठीक है। प्रैक्टिस बिफोर प्रीचिंग, तो जब वो कोई भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो उसके पहले वो उस चीज़ की प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको फूड शॉर्टेज की कहानी बताई थी, और फूड शॉर्टेज के लिए जब लोगों को उन्होंने कहा ऑल इंडिया रेडियो पे कि क्या एटलीस्ट दिन में क्या एक बार का खाना आप अवॉइड कर सकते हैं, तो उसकी पहले उन्होंने प्रैक्टिस अपने घर पे ही की थी। मोरल पब्लिक एंड द प्राइवेट लाइफ के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से। वो कहानी ये है कि जो उनके बेटे होते हैं अनिल शास्त्री जी, तो एक बार उनको घूमने जाना होता है, तो वो जो लाल बहादुर शास्त्री जी के सचिव होते हैं, सेक्रेटरी, उनको कॉल करते हैं कि आप गाड़ी को भेज दीजिए, और गाड़ी में बैठ के वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी को पता चलता है इस बारे में, तो वो अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कि क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि कल गाड़ी कितना चली है? तो वो ड्राइवर बताता है कि लगभग 14 किलोमीटर कल गाड़ी चली है। तो वो कहते हैं कि 14 किलोमीटर का जो फ्यूल का खर्च होता है वो हमारे पर्सनल आप बजट में लिखिए और उसका भुगतान मैं करूंगा। मतलब इस तरीके का एक प्राइम मिनिस्टर है वो व्यक्ति, तो अगर 14 किलोमीटर उनकी गाड़ी चल भी गई तो इस बात से कोई फर्क आजकल नहीं पड़ता, लेकिन उनको फर्क पड़ता था। ये उनकी अपनी खुद की वैल्यूज थी। इसके बाद जब उनके बेटे अनिल शास्त्री जी के द्वारा कहा गया कि पापा पिताजी आप तो एक प्राइम मिनिस्टर, तो क्या हमारे पास खुद की गाड़ी नहीं होनी चाहिए? तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि हाँ, हमारे पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी खुद की गाड़ी लेते हैं और उस समय उस गाड़ी की वैल्यू 12,000 होती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते, तो वो 5,000 रुपये जो है वो पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेते हैं। और लोन लेने के बाद देश का प्रधानमंत्री पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये लोन लेता है, और लोन लेने के बाद अपनी गाड़ी को परचेस करते हैं। गाड़ी की ईएमआई बांध दी जाती है कि आपको लोन समय समय पर चुकाना है, लेकिन लोन कंप्लीट करने से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। अब जब निधन हो जाता है तो इंदिरा गांधी जी आती हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ के पास कि आपको ये लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पंजाब नेशनल बैंक से बात कर लूँगी। तो उनकी वाइफ भी बहुत अधिक मॉरल वैल्यू वाली थी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड की एक इमेज है, एक छवि है, वो हमेशा अपनी मॉरल वैल्यू पे खड़े उतरे हैं, और उनके मरने के बाद, उनके डेथ के बाद उनके जीवन चरित्र पे मैं दाग नहीं लगा सकती। तो उनको जो पेंशन मिलती है लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ को, उस पेंशन से वो बची हुई जो ईएमआई की रकम होती है ना गाड़ी की, वो चुकाने का काम करती हैं। और आप आज भी ये लाल बहादुर शास्त्री जी की गाड़ी को देख सकते हैं, और ये इनकी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिल्कुल ये पर्सनल कार है, इसके लिए इनकी खुद की कमाई लगी है, एक भी सरकारी पैसा इसके लिए खर्च नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मॉरल वैल्यू थी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आई थिंक आपको काफी सारी नई बातें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में डेफिनेटली सीखने को मिली होंगी। आइए अब कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर के। दूसरे नंबर के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं 1964 से 66 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। When was the लाल बहादुर शास्त्री born? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को हुआ 1904 में, मुगल सराय में। वेयर इज द लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल? लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कहाँ पर है? विजय घाट में है। विजय घाट में आपको ये मेमोरियल देखने को मिलेगा दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर लाल बहादुर शास्त्री पास्ड अवे? किस साल लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है? ताशकंद में होता है, 1966 में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं,
इन विच ईयर शास्त्री सर्व एज अ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गृह मंत्रालय कब इनको मिलता है? 1950, 1952, 1956, 1961। जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा और बताइएगा कैसा लगा सेशन, क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए इंडियन हिस्टोरिकल फिगर की बायोग्राफी को डिस्कस करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।